अच्छा, अब इसी बात को थोड़ा-सा और डेप्थ में समझने के लिए, क्योंकि हर बात की, क्योंकि हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि एक दफ़ा पढ़ेंगे, 100% पढ़ लेंगे, कुछ मिस नहीं करेंगे या हम किसी डाउट में नहीं रहेंगे, तो हम एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं। देखो, मैंने एक और एग्ज़ाम्पल बनाई और मैंने यहाँ पे लिखा कि यार अब हम लोग दोबारा राइट इश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे एग्ज़ामिनर बोलता है हमसे कि कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल था 1 लाख रुपए का एट 0.5। ये जो 0.5 है ना, ये पार वैल्यू है। ये क्या है? पार वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने ऑलरेडी 1 लाख रुपए रेज़ करे हुए हैं और उन्होंने जो शेयर इश्यू करे थे वो किस वैल्यू पे शेयर इश्यू करे हुए हैं, उनकी पार वैल्यू कितनी है? 0.5 की पार वैल्यू है। फिर आगे वो नेक्स्ट लाइन में बोलता है कंपनी इशूड 1 फॉर एवरी 10 राइट शेयर्स एट $1। लेकिन अब कंपनी क्या चाह रही है कि कंपनी ने मजीद शेयर इश्यू करे हैं, कितने के? 1 फॉर एवरी 10, यानी कि पॉलिसी क्या है? जिसके पास 10 शेयर हैं, जिस शेयर होल्डर के पास, उसको 1 शेयर मिलेगा। ठीक है? तो 1 फॉर एवरी 10 की पॉलिसी के मुताबिक हम जो अब शेयर इश्यू करने जा रहे हैं वो कितने पे करने जा रहे हैं? $1 पे। हालांकि शेयर है कितने के? 0.5 के। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था? सबसे पहले हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी, और वर्किंग क्या है? वर्किंग ये है कि हम पहले कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। अब नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स निकालने का तरीका क्या होता था? मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल जो भी आपकी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की अमाउंट है वो उठाएं और उसको डिवाइड कर दें किससे? पार वैल्यू से। राइट नाउ इन दिस एग्जांपल द पार वैल्यू इज 0.5। तो इसका मतलब आप जब इसको 0.5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 200,000। बात समझ आई? यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 2 लाख क्या आ गए? ये 2 लाख आपको पता लग गए हैं कि यार आपके नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स विच कंपनी हैज ऑलरेडी इशूड, यानी कि 2 लाख कंपनी शेयर्स इशू ऑलरेडी कर चुकी थी। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप होता है इज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ राइट इशू। अब जो हम राइट इशू करने जा रहे हैं वो कितने इशू करेंगे? तो भाई हम ऑलरेडी कितने इशू कर चुके हैं? 2 लाख। और कंपनी की पॉलिसी ये है कि 1 फॉर एवरी 10 शेयर्स को इशू किया जाएगा मजीद राइट इशू को। तो इसको हम करेंगे 1 डिवाइड बाय 10। तो जैसे ही मैं इसको 1 डिवाइड बाय 10 करूंगा तो आ जाए हम लोग इसको 1 डिवाइड बाय 10 कर लेते हैं। ठीक है जी। इसको हम कर लेते हैं 2 लाख डिवाइड बाय 10। तो ये कितना बन रहा है? 20,000 लिख दिया। 2,000 ही, वो 20,000 ही बनेगा। ठीक है जी, 20,000। तो इसका मतलब मेरी कंपनी जो अभी शेयर्स इशू करने जा रही है वो 20,000 शेयर्स इशू करेगी। ये 20,000 क्या है? ये राइट इशू है। ये क्या है आपके? 20,000 राइट इशू है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने चेंज कर दी ताकि आपको दोबारा से कैलकुलेशन समझ आए। यानी अब जो कंपनी शेयर्स इशू करेगी ना, राइट इशू, वो कितने करेगी? 20,000 शेयर्स करेगी। कितने करेगी? 20,000 शेयर्स करेगी। इसको निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने? पहले जो भी आपकी अमाउंट है उसको पार वैल्यू से डिवाइड कर लो, एग्जिस्टिंग अमाउंट को, तो आपको पता लग जाएगा कि यार आपके जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कितने हैं। अब एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख है, और अभी हमारी पॉलिसी है कि यार हर 10 शेयर पे एक शेयर हम और इशू करेंगे। तो हर 10 शेयर पे जब ये एक शेयर और इशू करेंगे तो नए शेयर ये कितने इशू करेगी कंपनी? 20,000 शेयर इशू करेगी। तो 20,000 राइट शेयर्स आ गए। अब आप इसकी अगर जर्नल एंट्री बनाए तो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बैंक। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं बैंक। बैंक में कितना पैसा आएगा मेरा बेटा? तो सर बैंक के अंदर जो हमारे पास पैसा आएगा वो आएगा, 20,000 शेयर इशू हो रहे हैं और हर एक शेयर $1 के हिसाब से इशू हो रहा है। तो $1 को डॉलर करके लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। $1 के हिसाब से इशू हो रहा है। सर ये कहाँ लिखा हुआ था $1 के हिसाब से इशू हो रहा है? बेटा देखो, एट $1। ठीक है, तो आप लोगों के पास आ गया बैंक के अंदर कितना पैसा? 20,000 रुपए। कितना आ गया? 20,000 रुपए। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वो कितने से रिकॉर्ड होगा? सर आपने बोला था कि जितने भी शेयर इशू होंगे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा पार पे रिकॉर्ड होगा। तो सर पार वैल्यू इस बार सवाल के अंदर $0.5 है। डॉलर 0.5, ऐसा ही है ना? बात समझ आई? $0.5 है आपके पास पार वैल्यू। तो मेरा बेटा जो तुम्हारी पार वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर लो जरा निकालने के लिए। 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 0.5, सो इट इज 10,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10,000। तो अब अगर तुम नोटिस करो तो तुम्हारा ओवर एंड अबव पार कितना है? सर 0.5 है। कैसे? सर शेयर की जो पार वैल्यू 0.5 है और बिका वो $1 का, तो दोनों का जो डिफरेंस बन रहा है वो 0.5 का ही डिफरेंस बन रहा है। तो यहाँ पे आप शेयर प्रीमियम बुक कर ले सर। अब शेयर प्रीमियम, तो शेयर प्रीमियम कितने से रिकॉर्ड होगा? सर 20,000 शेयर आपने इशू करें और हर एक शेयर एट अ प्रीमियम $0.5 से इशू कराए। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा सर 10,000। एंड दैट्स इट। ये हो गई आपकी एंट्री कंप्लीट। बात समझ आई? ये एक और आपने एंट्री दोबारा से बना ली राइट शेयर्स की पूरी एग्जाम्पल के साथ। तो मैंने एक और एग्जाम्पल इसलिए करवा दी ताकि आपके दिल में कोई शक ना रहे या कोई प्रॉब्लम ना रहे कि यार हम लोग को चीज सही से समझ नहीं आई। तो आई होप कि यार अब ये वाली बात जो है राइट शेयर्स की 2 एग्जाम्पल के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि यार इसके अंदर हमें क्या करना होता है। राइट? क्लियर?
डन। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम तीसरे टाइप के शेयर के इशू पे चलते हैं। पहला शेयर इशू था नॉर्मल इशू, दूसरा इशू था राइट इशू। नॉर्मल इशू नॉर्मल पब्लिक को इशू किया जाता है, राइट इशू एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किया जाता है। और अब हम बात करेंगे तीसरे टाइप की शेयर्स की, जिसको हम कहते हैं बोनस इशू। ये जो बोनस इशू होता है, ये क्या चीज है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो बोनस इशू को समझने के लिए, बोनस इशू थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, बट इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये है क्या। देखिए, अक्सर क्या होता है जब कंपनी लो प्रॉफिट्स या नो प्रॉफिट्स कर रही होती है, यानी कि जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं कर रही होती है, तो ऑब्वियस है ज़्यादा डिविडेंड्स नहीं दे सकती। और जब ज़्यादा डिविडेंड्स नहीं दे सकती, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यार आपका जो शेयर होल्डर है, हो सकता है वो नाराज़ हो जाए और वो अपने शेयर्स को मार्केट के अंदर फ्लोट कर दे, बेचना शुरू कर दे, तो आपके शेयर की प्राइस गिर जाएगी इस तरीके से। तो आप लोग क्या करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, यानी कि डायरेक्टर्स क्या करते हैं अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, कुछ फ्री में शेयर्स इशू कर देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। लेकिन किनको इशू करते होंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करते होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यार कंपनी जब लो या नो प्रॉफिट्स बना रही थी, तो उस टाइम पे शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर ने क्या किया, कुछ बोनस इशू दे दिया कि भाई ये रखो, कल को जब प्रॉफिट्स होंगे तो तुम्हें इसका भी डिविडेंड मिलेगा इन शेयर्स का, या तुम चाहो तो इन शेयर्स को मार्केट के अंदर जाके बेच दो, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आप इसको रखें क्योंकि आगे कंपनी परफॉर्म ज्यादा करने वाली है। ऐसी बात क्यों की जाती है, क्योंकि अगर हम उनको फ्री में शेयर्स दे रहे हैं ना, और वो आज ही जाके शेयर्स को मार्केट के अंदर बेचना शुरू कर दें, वो फ्री में, उनको तो फ्री में मिले, अगर वो आधे पैसे में बेचेंगे तो भी वो खुश होंगे कि भाई आधे पैसे में बिक रहा है हमारा शेयर, हमें तो फ्री में मिला है। तो होगा क्या कि मार्केट में जो शेयर की जो अमाउंट है, या जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वो बहुत ज्यादा फ्लोट होना शुरू हो जाएंगे। तो जब नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा फ्लोट होना शुरू हो जाएंगे, तो इसका मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर शेयर्स की। और जब किसी शेयर की सप्लाई बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ी हुई होती है और उसको खरीदार उसके कम होते हैं, तो शेयर की प्राइस क्या होना शुरू हो जाती है, गिरना शुरू हो जाती है। तो बोनस इशू करते हुए डायरेक्टर्स को यह भी दिमाग में रखना पड़ता है कि यार इन शेयर होल्डर्स को इतने ही शेयर्स दो कि यार ये ना बेचें, या इनसे बात करके या कुछ इस तरीके से बेचो कि ये फौरी तौर पे इन शेयर्स को ना बेच सके। तो नॉर्मली जो बोनस इशू किया जाता है, वो शेयर इशू होता है जो आप फ्री में करते हो अपने शेयर होल्डर्स को। क्यों करते हो, क्योंकि आपकी कंपनी लो या नो प्रॉफिट्स कमा रही है और आपका शेयर होल्डर आपसे नाराज है, देयरफॉर आप उसको खुश करने के लिए कुछ फ्री में इशू कर देते हो शेयर्स को। अब अगर तुम यहां पे नोटिस करो तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, मैंने यहां पे लिखा कि यार इट इज द इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फॉर फ्री। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रिप्ट इशू। इनको हम फ्री इशू कह सकते हैं, बोनस इशू कह सकते हैं, स्क्रिप्ट इशू कह सकते हैं। इसका मतलब ये बड़ा क्लियर हो गया कि यार आपकी इदारे के अंदर या आपकी कंपनी के अंदर जो शेयर्स हैं, वो जब फ्री में दिए जाते हैं तो उनको बोनस इशू कहा जाता है। और ये क्यों दिए जाते हैं मैं आपको बता चुका हूं। अब इस चीज को समझने के लिए एक मैंने एग्जांपल बनाई। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 0.5 का, और ये आपके पास बन रहे हैं 2,40,000 रुपए की अमाउंट। यानी कि आपकी कंपनी ने शेयर्स जो इशू करे हुए हैं, वो इशू करके जो उन्होंने पैसा रेस करा है, वो कितना करा है, 2,40,000 रुपए। और शेयर की जो पार वैल्यू है वो कितनी है, डॉलर 0.5 की है। आगे बोलता है शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम को अगर आप नोटिस करें तो आपके शेयर प्रीमियम जो रिजर्व था, जो आपने कहां से पैसे कमाए थे, शेयर को प्रीमियम वैल्यू पे इशू करके, 1 रुपए वाला शेयर 1.5 रुपए का इशू करके, 0.5 वाला शेयर 1 रुपए का इशू करके, जो प्रीमियम में पैसा कमा के रखा हुआ था, ये वो रिजर्व है जो प्रीमियम रिजर्व आपके पास पहले से शो हो रहा है 60,000। अब आप आगे देखो तो बोलता है कंपनी इशूड 0.5 डॉलर 0.5 बोनस इशू, 1 फॉर एवरी 10। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बोनस इशू करे हैं। अब ये जो कंपनी बोनस इशू कर रही है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेम काम जो हम लोगों ने वहां पे काम किया था, क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, राइट इशू के अंदर, कि हमें सबसे पहले एक वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स। अब नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स कैसे निकलेंगे, आप बोलोगे सर 2,40,000 रुपए के आपके पास शेयर्स की अमाउंट पड़ी हुई है, अमाउंट कितनी है, 2,40,000 रुपए की। सर इसको डिवाइड कर दें पार वैल्यू से। पार वैल्यू कितनी है बेटा, 0.5 डॉलर है। तो आ जाए 2,40,000 को पहले डिवाइड करते हैं 0.5 से एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो 2,40,000 रुपए डिवाइड बाय 0.5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4,80,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट बन जाएगी कितनी, 4,80,000। ये जो 4,80,000 है, ये क्या है, ये 4,80,000 का मतलब है कि ये आपके एग्जिस्टिंग शेयर्स है, यानी जो कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है। सर 4,80,000 शेयर इशू करे और खाली पैसे कितने आए, 2,40,000 रुपए। क्यों बेटा, हर एक शेयर कितने का है,
0.5 का, तो कंपनी ने 0.5 वाले कितने शेयर इशू करे होंगे कि उनको 2,40,000 रुपए मिले होंगे? तो उन्होंने 4,80,000 शेयर इशू करे होंगे। तो कंपनी कितने शेयर इशू कर चुकी है? 4,80,000 शेयर इशू कर चुकी है। और उसने कितना पैसा रेस करा है उसमें से? 2,40,000 रुपए। तो मुझे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर पता लग गए। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे नंबर ऑफ बोनस इशू। अब जो मेरी कंपनी अभी बोनस इशू करने जा रही है, वो उसके कितने नंबर्स होंगे या कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो इशू करने जा रही है? तो मैं क्या करूंगा? 4,80,000 जो भी मेरे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा पॉलिसी से। पॉलिसी क्या है? 1 फॉर एवरी 10 है। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? जरा कैलकुलेट कर ले। तो ये 48 4 8 1 2 3 48,000 बन जाएगा वैसे। अब ये 48,000 क्या है? ये नंबर ऑफ बोनस इशू है। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? अब सवाल ये उठता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी एंट्री क्या बनाई जाएगी? तो याद रखिएगा, बोनस इशू एक फ्री इशू है, और फ्री इशू के अंदर कंपनी के पास कोई पैसा तो आएगा नहीं। और जब कंपनी के पास कोई पैसा आएगा नहीं तो बैंक डेबिट तो कर ही नहीं सकते। तो अब क्या करें? तो बेटा सबसे पहली बात, आप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल तो रिकॉर्ड करें अपने पास। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल सर कितना रिकॉर्ड करेंगे? मुझे एक बात बताओ, आपने कितने शेयर इशू करें? सर 48,000। हर एक शेयर की पार वैल्यू कितनी थी? क्योंकि बोनस इशू जब भी होता है, बोनस इशू हमेशा पार वैल्यू पे होता है सर। $0.5 की पार वैल्यू है। कितने की पार वैल्यू है? 0.5 की पार वैल्यू है। यही एंट्री बनाओगे अपने पास, ठीक है? अब जरा देखिएगा, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? सर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 से मल्टीप्लाई करके, इसको कर लेते हैं वैसे एहतियातन। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 48,000। तो हमारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 24,000 से बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा? 24,000 से, यानी 24,000 से। सर क्रेडिट कर दिया, समझ आ गया। डेबिट क्या करें? बैंक तो है ही नहीं सर, पैसा तो आ ही नहीं रहा, तो अब डेबिट क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, जब भी बोनस इशू किया जाता है तो रिजर्व्स को इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सर, मतलब ये कि अगर तुम नोटिस करो तो क्या तुम्हें एक रिजर्व नजर आ रहा है शेयर प्रीमियम का? इस शेयर प्रीमियम में तुम्हारे पास अभी कितने पैसे मौजूद हैं? सर 60,000 मौजूद हैं। बेटा ये 60,000 जो तुम्हारे पास मौजूद है ना, इसमें से पैसे निकाल के और शेयर इशू कर दोगे। अच्छा, तो सर क्या इस शेयर प्रीमियम को अब हम कम कर देंगे? हाँ, क्योंकि इस रिजर्व से पैसा निकल रहा है, तो शेयर प्रीमियम से पैसा निकलेगा, तो शेयर प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी शेयर प्रीमियम डेबिट। कितने से? सर 48,000 शेयर इशू कर रहे हैं एट डॉलर 0.5 वाले, तो सर आपके प्रीमियम में से पैसा निकल जाएगा 24,000। दिस विल बी द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड बोनस इशू। ये कौन सी एंट्री है? ये वो एंट्री है जिससे आपने अपने बोनस इशू को रिकॉर्ड किया है। सर अगर शेयर प्रीमियम, ये जो आपने बताया कि ये शेयर प्रीमियम है और इसमें से आपने बोनस इशू कर दिया, अगर ये शेयर प्रीमियम में पैसे ना होते तो क्या करते? अभी बात करते हैं इस बारे में भी। लेकिन अभी अगर तुम नोटिस करो तो अब तुम्हारी कंपनी की इक्विटी चेंज होके क्या हो गई होगी? पहले तुम्हारे पास कितने ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल था? 2,40,000 रुपए का था। अभी तुम्हारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और कितने से बढ़ गया? 24,000 से बढ़ गया ना, यानी इसके अंदर 24,000 रुपए तुम्हें क्या करने चाहिए? और ऐड कर देना चाहिए ना। तो अब तुम्हारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना हो गया है? तो हम करते हैं 2,40,000 प्लस 24,000, तो तुम्हारे ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में कितना आ गया? 264,000 आ गया। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 264,000। बोनस इशू करने से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बढ़ गया। और प्रीमियम में पहले कितने पैसे पड़े हुए थे? 60,000 रुपए, और इसमें से कितने पैसे तुमने निकाल के बोनस इशू कर दिया? 24,000 रुपए। तो 60,000 में से माइनस कर दो 24,000 रुपए, तो कितना आंसर आया? 36,000 रुपए। अब एक काम की बात बताऊं, अब एक काम की बात बताऊं, तुम सिंपल सा काम करो, इन दोनों का टोटल निकालो कितना होता है। 240,000 प्लस 60,000, इन दोनों का जरा तुम टोटल निकालो। सर 240,000 प्लस 60, सर ये आ रहा है 3 लाख। कितना बन रहा है सर? 3 लाख। ये टोटल कितना बन रहा है? 3 लाख। एक और मजे की बात बताऊं, इन दोनों का टोटल निकाल लो कितना बन रहा है। सर 264 प्लस 36, सर ये भी 3 लाख बन रहा है। ये भी कितना बन रहा है? 3 लाख। तो बेसिकली जब भी तुम्हारी कंपनी बोनस इशू करती है ना, जब भी कंपनी तुम्हारी बोनस इशू करती है, तो एक पॉकेट से पैसा निकालती है और दूसरी पॉकेट में डाल लेती है। यानी कि यहां से उसने 24,000 रुपए निकाले और यहां पे ले जाके 24,000 रुपए ऐड कर दिए। यानी कि यहां से 24,000 रुपए निकाले और यहां पे 24,000 रुपए ले जाके क्या कर दिए? ऐड कर दिए। तो कंपनी की इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा।
बात समझ आई? लेकिन उसने ये जो काम किया, शेयर होल्डर भी खुश हो गया, उसको भी शेयर्स मिल गए और आपकी कंपनी के इक्विटी के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं आए, ना कोई डाइल्यूशन हुई और ना ही कुछ और मसला हुआ। हाँ, सिर्फ प्रॉब्लम ये होगी कि कल को फ्यूचर के अंदर जब तुम डिविडेंड दोगे तो अब तुम्हें इन 24,000 एक्स्ट्रा जो शेयर्स तुमने इश्यू करे हैं, इनके ऊपर भी डिविडेंड देना पड़ेगा। ये एक तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम आ गई। लेकिन बेसिकली इस प्रोसेस को कहा जाता है रिक्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व। ये हम लोगों ने क्या करी है? रिक्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व करी है। मतलब एक पॉकेट से पैसा निकाला है और दूसरी पॉकेट में पैसा डाल लिया। यानी शेयर प्रीमियम में से पैसा निकाला और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में डाल दिया। देखो, शेयर प्रीमियम में से 24,000 रुपए निकल गए और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अंदर 24,000 रुपए जाके ऐड हो गए। टोटल ओवरऑल इक्विटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? यहां पे भी 3 लाख है और यहां पे भी 3 लाख है। कोई इंपैक्ट तो नहीं पड़ा ना इक्विटी के ऊपर? अगर आप नोटिस करें तो यहां पे आपको कोई इंपैक्ट नजर आ रहा है इक्विटी पे? नहीं सर, इक्विटी तो अभी भी उतनी है जितनी पहले थी। हाँ जी, तो यही गेम होती है, यही कॉन्सेप्ट होता है समझने वाला कि ये जो आप लोगों ने काम किया है, एक पॉकेट से पैसा निकाला और इसको दूसरी पॉकेट में डाल दिया और यहां से ये पैसा कम हो गया इस वाली पॉकेट में से। भाई ये भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉकेट है, ये भी तो पॉकेट है ना। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम दोनों ही इक्विटी का पार्ट है। तो इसने क्या किया? यहां से पैसा निकाला और इधर ऐड कर दिया। ये काम हुआ। दिस इज कॉल्ड बोनस इशू। अब सवाल ये उठता है कि यार अगर हमारे पास लेट सपोज शेयर प्रीमियम में इतना पैसा ना हो तो फिर हम क्या करेंगे? तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं, बट इसको आप लोग सही से पहले कॉपी करेंगे, समझेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी मजीद डेप्थ में जाएंगे और थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे इसको। ठीक है? अच्छा, अब बोनस इशू को लेके हम थोड़ा-सा मज़ीद टेक्निकल हो जाते हैं, ठीक है? अभी हम लोगों ने नॉर्मल वाला बोनस इशू समझ लिया कि नॉर्मली क्या गेम हो रही होती है और ये किस तरीके से सारा काम हो रहा होता है। अभी हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं और ये भी बोनस इशू की एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप देखें सवाल के अंदर तो सबसे पहले आपको ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, 5 लाख रुपए का, ठीक है? और इसके आगे ये $1 लिखा हुआ है तो इसको हम इधर लिख देते हैं $1 पार वैल्यू। ताकि आप लोग इसको देख के कंफ्यूज ना हो, ठीक है? कि यार जो शेयर है वो 5 लाख रुपए आपने रेज़ करे हुए हैं, आपके पास जो पैसा है वो 5 लाख रुपए आया हुआ है और ये जो 5 लाख रुपए आपके पास आया हुआ है, हर एक शेयर कितने का है? $1 का है। हमने बोला ठीक है। शेयर प्रीमियम में आपके पास पहले से पैसे पड़े हुए थे कितने के? ₹50,000। आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में पहले से पैसे पड़े हुए हैं कितने? ₹10,000। जनरल रिजर्व में आपके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं? ₹10,000। और रिटेन अर्निंग्स में आपके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं? लेट्स सपोज हम बोलते हैं ₹50,000। अच्छा जी, अब तुम लोगों ने करना क्या है? सबसे पहले तुम लोगों ने नंबर ऑफ एक्जिस्टिंग शेयर्स निकालना है क्योंकि कंपनी क्या बोल रही है? कंपनी इशूड बोनस शेयर्स 1 फॉर एवरी 20 ऑलरेडी हेल्ड। अब आपकी कंपनी करने क्या जा रही है? आपकी कंपनी नए नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने जा रही है। अब नए नंबर ऑफ शेयर्स इशू जब कंपनी करने जा रही है, तो अभी हम क्या करेंगे? अभी आप देखते रहना, यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल्स करके आपको दिखाऊंगा और दोनों का कॉन्सेप्ट दूंगा कि दोनों का कॉन्सेप्ट में क्या फर्क है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर 5 लाख शेयर्स हैं, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स निकालने ना। सर इसको आप डिवाइड कर लें 1 से, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स पता लग जाएंगे और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, अमाउंट को डिवाइड कर दिया आपने 1 से, तो 5 लाख ही आएगा इस बार तो। अगेन, अब आपकी पॉलिसी क्या है? आपकी पॉलिसी ये है कि 1 फॉर एवरी 20, तो इसको 1 डिवाइड बाय 20 कर देंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। वो आंसर कितना आ जाएगा? 5 लाख डिवाइड बाय 20 कर देते हैं, 25,000 होना चाहिए वैसे इसको। 5 लाख डिवाइड बाय 20, इट इज 25,000। इसका मतलब जो मैं बोनस इशू करने जा रहा हूँ वो कितने शेयर इशू करने जा रहा हूँ? 25,000 के। ये क्या है मेरे पास? बोनस इशू या बोनस शेयर्स। अब सवाल ये उठता है कि इसकी एंट्री क्या बनेगी? भाई इसकी एंट्री बड़ी सिंपल सी बनेगी। इसकी एंट्री ऐसे बनेगी कि यार आपका जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, कितने शेयर इशू कर रहे हो? सर 25,000। हर एक शेयर की पार वैल्यू कितनी है? सर $1 है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे कितने पैसे आ जाएंगे? 25,000 आ जाएंगे। और डेबिट क्या करोगे? सर शेयर प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। शेयर प्रीमियम कितना? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा कितना? 25,000। सर ये तो आप पीछे एग्जाम्पल में करवा चुके थे, इसमें नई बात क्या है? हाँ, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करता हूं और इस एग्जाम्पल को चेंज करके हम क्या करते हैं? एक काम करते हैं, पहले जरा एक कैलकुलेशन देख लें कि ये मेरा आंसर ताकि और परफेक्ट आ जाए। ठीक है जी। अब अगर आप नोटिस करें तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यार सवाल के अंदर फर्ज करें कि ये जो पॉलिसी है ना ये चेंज होती। मैं इधर ही पॉलिसी चेंज कर रहा हूं, वो बोलता कि पॉलिसी चेंज होके हो गई है 1 फॉर एवरी 8 शेयर्स। अब मैं इस पॉलिसी के मुताबिक अगर इस सवाल को सॉल्व करूं तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं पॉलिसी चेंज कर रहा हूं। पहले पॉलिसी क्या थी? 1 फॉर एवरी 20। अब मैंने क्या पॉलिसी कर दी? 1 फॉर एवरी 8। अब मुझे अगर दोबारा से काम करना हो तो पहले तो मैं नंबर ऑफ एक्जिस्टिंग शेयर्स निकालूंगा। तो नंबर ऑफ एक्जिस्टिंग शेयर निकालने में तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। वही 5 लाख डिवाइड बाय 1, तो आपके पास 5 लाख नंबर ऑफ एक्जिस्टिंग शेयर आ जाएंगे। ठीक है? अब तुम्हारे पास ये जो एक्जिस्टिंग शेयर आ गए इसके ऊपर तुम बोनस इशू करोगे तो बोनस की तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी क्या है? मतलब वो तुम्हारी पॉलिसी क्या है? 1 अपॉन
8, तो इसको डिवाइड कर लोगे 1/8 से, तो तुम्हारे पास बोनस इशू का नंबर आ जाएगा। तो हम लोग करते हैं 5 लाख डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो ये आ रहा है मेरे पास आंसर 6250। यानी कि अब जो मैं नंबर ऑफ शेयर्स इशू करूंगा, बोनस इशू करूंगा, जैसे यहां पे हमारे पास 25,000 शेयर इशू हो रहे थे, अब कितने शेयर इशू होंगे? 6250 के। इसका मतलब ये क्या है? ये आपके बोनस शेयर्स हैं, ये आपके क्या है? बोनस शेयर्स हैं। ठीक है, अब तुम लोगों ने क्या करना है? अब तुम लोगों ने दोबारा से एंट्री बनानी है। अब तुम एंट्री किस तरीके से बनाओगे, जरा सोचना। अब यहां पे मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दूंगा, इसको जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, तो थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना रिकॉर्ड करेंगे? सर आपका शॉर्ट करके लिख लेते हैं ना, ताकि जगह बच जाए। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। भाई कितने शेयर इशू कर रहे हो? सर 6250 शेयर इशू कर रहे हैं। हर एक शेयर की जो पार वैल्यू है वो $1 थी सवाल के अंदर, तो ये 62500 का आपका शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। शेयर प्रीमियम्स को सर आप डेबिट कर दें, तो सर शेयर प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा? 62500 को सर मल्टीप्लाई कर दें 1 से, तो ये आंसर आ जाएगा 62500। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, प्रॉब्लम तो देखो। तुम्हारे शेयर प्रीमियम के अंदर पैसे पड़े हुए कितने? सर $50,000 पड़े हुए। कितने पड़े हुए? $50,000 पड़े हुए। $50,000 पड़े हुए थे ना आपके पास प्रीमियम के अंदर। कितने पड़े हुए? $50,000 पड़े हुए। तो अब क्या करें? सर अब तो हम इशू कर ही नहीं सकते इसमें से, तो है ही नहीं ना। इसमें से हम कितने इशू करेंगे? मैक्सिमम 50,000 इशू कर सकते हैं। अब क्या करें इस सिनेरियो के अंदर? अब सुने जरा। जब तुम कहीं ऐसी जगह फंस जाओ जहां पे तुम्हारे पास शेयर प्रीमियम के अंदर लिमिटेड पैसा हो, शेयर प्रीमियम के अंदर लिमिटेड पैसा हो, तो फिर तुम एक टर्म इस्तेमाल करोगे, मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। ये मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब क्या है सर? बेटा मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब यह है कि अगर तुम बोनस इशू कर रहे थे और तुम्हारे पास शेयर प्रीमियम में पैसे खत्म हो गए, तो जो तुम अगला रिजर्व इस्तेमाल करोगे ना, उस रिजर्व को कहा जाता है जनरल रिजर्व। और फर्ज करो बोनस इशू करते हुए प्रीमियम भी खत्म हो गया, जनरल रिजर्व भी खत्म हो गया, तो फिर अगला जो तुम शेयर इशू करोगे, मतलब जो अगला तुम रिजर्व इस्तेमाल करोगे, वो होगा रिटेन्ड अर्निंग्स। इसको कहा जाता है मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। सर एक बात बताएं, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व भी तो होता है, इसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? शेयर प्रीमियम के बाद रिवैल्यूएशन इस्तेमाल कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? याद रखिएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व एक नॉन कैश रिजर्व होता है, इसमें पैसा मौजूद नहीं होता। बात समझ रहे? तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता बोनस इशू करने के लिए, पहली बात। तो बोनस इशू को करने के लिए कौन कौन से रिजर्व इस्तेमाल होंगे? नंबर फर्स्ट, पहला शेयर प्रीमियम। अगर शेयर प्रीमियम पैसा खत्म हो जाए तो सेकंड, कहां से बाकी का पैसा निकालोगे? जनरल रिजर्व। और अगर जनरल रिजर्व में पैसा खत्म हो जाए तो फिर बाकी का पैसा कहां से निकालोगे? थर्ड, रिटेन्ड अर्निंग्स में से। सर तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? बेटा शेयर प्रीमियम में से पूरा निकाल दो 50,000। कितना निकाल दो? पूरा 50,000। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें मजीद कितने पैसों की जरूरत है? सर 62,500 में से अगर हम 50,000 माइनस कर दें तो अभी हमें मजीद 12,500 चाहिए। तो ये 12,500 हम कहां से निकालेंगे? ये 12,500 कौन से रिजर्व को इस्तेमाल करके निकालेंगे? सर ये 12,500 आप जनरल रिजर्व को इस्तेमाल करके निकालेंगे, क्योंकि आपने बोला इसको फर्स्ट इस्तेमाल करना मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म के अंदर, इसको सेकंड इस्तेमाल करना और इसको थर्ड में इस्तेमाल करना। तो सर सेकंड में जनरल रिजर्व आ रहा है, तो हम जनरल रिजर्व से पैसा निकाल लेंगे, जनरल रिजर्व। बात समझ आई? ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि ये आप लोगों ने क्या किया? ये आप लोगों ने मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म इस्तेमाल करी। तो अक्सर जब सवाल हम सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो एग्जामिनर ने बोला हुआ होगा बोनस इशू किया गया है यूजिंग मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। तो मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब क्या है? मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का मतलब ये है कि शेयर प्रीमियम से पैसा निकलेगा, जनरल रिजर्व से पैसा निकलेगा और उसके बाद फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में से पैसा निकलेगा। ये इस तरीके से किया जाता है बोनस इशू। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे टेक्निकल हो गए। यहाँ थे हम बच्चा, बिल्कुल बच्चों वाला काम कर रहे थे। बोनस इशू होता है तो शेयर प्रीमियम को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर हमने बोला यार अगर शेयर प्रीमियम में पैसा खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा? तो हमने एक एग्जाम्पल बनाई जिसमें शेयर प्रीमियम में पैसा रहा, जितने शेयर इशू हो रहे हैं उतना पैसा था, लेकिन मैंने सेम एग्जाम्पल बनाई पॉलिसी चेंज करके। तो अब नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो गए, तो नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होने की वजह से मेरे प्रीमियम में तो खाली 50,000 मौजूद थे और मुझे 62,500 की जरूरत पड़ रही थी। तो 62,500 पूरा करने के लिए मैंने अगला रिजर्व कौन सा इस्तेमाल किया? जनरल रिजर्व इस्तेमाल किया। दिस इज कॉल्ड मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? ये मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म है। बात समझ आई? क्लियर हुई ये वाली बात सबको? डन। आगे बात करें। क्लियर है? सोच लें, ध्यान रखें, मैं जितनी बातें कर रहा हूं ये सारी चीज आपके पास कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े और इसको पहले सारी चीजों को कॉपी करें। ठीक है, ये आपका बोनस इशू यहां से शुरू हुआ था और फिर वो यहां तक गया था। ठीक है,
अच्छा भाई, बोनस इशू को लेके मैंने एक और एग्जांपल बना दी। एक और एग्जांपल बनाने का मतलब क्या था कि भाई आपको मज़ीद और कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर सकूँ। फ़र्ज़ करें कि यार आपका जो शेयर है वो आपको ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है सवाल के अंदर और वो दिया हुआ है 5 लाख रुपए का। अच्छा याद रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई इसकी जो पार वैल्यू है, वो अज़्यूम कर लीजिए $1 है। ठीक है? चलें जी, आपके ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में पहले से कितने शेयर इश्यू हुए हुए थे? 5 लाख रुपए के, यानी 5 लाख रुपए आपके आए हुए हैं। शेयर प्रीमियम में आपके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं? ₹40,000 पड़े हुए हैं। उसके बाद आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितने पड़े हुए हैं? 15,000 पड़े हुए हैं। जनरल रिजर्व में कितने पैसे पड़े हुए हैं? ₹30,000 पड़े हुए हैं और उसके बाद आपके पास क्या कहते हैं, रिटेन अर्निंग्स में कितने पैसे पड़े हुए हैं? ₹30,000 पड़े हुए हैं। अच्छा जी। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो मैंने एक काम की बात लिखी है, इसको एक लाइन नीचे ले जाते हैं। ठीक है? यहाँ पे अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिखा कि यार कंपनी इशूड बोनस शेयर्स, कितना अजीब सी अंग्रेजी लिखी हुई है, कंपनी इशूड बोनस शेयर्स 1 फॉर एवरी 5। ठीक है जी, ये आपको पॉलिसी बना के दे दी। ये आपको कंपनी ने पॉलिसी बना के दे दी। ठीक है? चले जी। अब आप लोगों ने क्या करना है, बोनस इश्यू करना है, उसकी जर्नल एंट्री बनानी है। किस तरीके से बनाएँगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ एक्जिस्टिंग शेयर्स। तो नंबर ऑफ एक्जिस्टिंग शेयर्स आप कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एक्जिस्टिंग शेयर्स कैसे निकलेगा? आप बोलोगे सर टोटल अमाउंट आपके पास आई हुई है 5 लाख रुपए और पार वैल्यू आपने बता दी सवाल के अंदर $1 है, तो नंबर ऑफ एक्जिस्टिंग शेयर्स 5 लाख आ जाएँगे। अब आप इस 5 लाख एक्जिस्टिंग शेयर्स आपके पास जब आ गए, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पॉलिसी से 1 फॉर एवरी 5, तो आपके पास आ जाएगी सर बोनस इश्यू। तो बोनस इश्यू के जो नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ बोनस इश्यू, वो है आपके पास सर 100,000, क्योंकि जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 100,000 आ जाएगा। नाउ वी नो कि यार हम लोगों ने जो बोनस इश्यू करना है वो कितने शेयर्स करने हैं? 1 लाख शेयर्स इश्यू करने हैं और उनकी पार वैल्यू कितनी है? $1 है। नाउ सवाल ये उठता है कि यार हम लोग सबसे पहले इस को किस तरीके से एंट्री को किस तरीके से बनाना शुरू करेंगे? तो हम सबसे पहले लिखते हैं ऑर्डिनरी, या चलें इसको ग्रीन से करते हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना बन जाएगा? भाई 1 लाख मल्टीप्लाई कर दोगे इस 1 लाख को किससे? $1 से, तो आपके पास अमाउंट भी कितनी आ जाएगी? 1 लाख की। अब आपने ये 1 लाख रुपए के बोनस इश्यू कर दिए। अब आप इसको अपने कौन से रिजर्व्स को इस्तेमाल करते हुए इस 1 लाख रुपए को रिकॉर्ड करेंगे? सर प्रीमियम में, क्योंकि आपने बताया था मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म यूज करते हुए सबसे पहले हम शेयर प्रीमियम से पैसा निकालेंगे। सर आपके प्रीमियम में पैसा पड़ा हुआ है ₹40,000 का, तो सर आप सबसे पहले तो डेबिट कर दें अपने शेयर प्रीमियम को। शेयर प्रीमियम 1 लाख, चलें इसको ऐसे भी नहीं करें, डायरेक्ट 40,000 कितना रिकॉर्ड कर दें? 40,000। ठीक है? ठीक है सर, लेकिन अब बाकी का पैसा सर कहाँ से पूरा करेंगे? भाई गौर से देखें। सबसे पहले आपने प्रीमियम से पैसा निकाला कितना? 40,000 का। अभी भी आपको कितने की रिक्वायरमेंट है? 60,000 की। तो प्रीमियम तो हमने यूज़ कर लिया। ठीक है? प्रीमियम तो हमारा पूरा यूज़ हो गया। अब अगला रिज़र्व कौन-सा है? रिवैल्यूएशन रिज़र्व। सर आपने खुद मना किया था कि रिवैल्यूएशन रिज़र्व से बोनस इश्यू नहीं किया जाता, तो इससे बोनस इश्यू नहीं करेंगे। तो उसके बाद अगला रिज़र्व कौन-सा है? सर जनरल रिज़र्व में ₹30,000 पड़े हुए हैं, तो बेटा जनरल रिज़र्व से ₹30,000 निकाल लो। जनरल रिज़र्व। इससे कितना निकाल लो? 30,000 निकाल लो। सर अभी भी 70,000 हुआ है, अभी भी हमें मज़ीद पैसे की ज़रूरत है और कितने पैसे की ज़रूरत है अभी हमें? अभी हमें सर ज़रूरत है मज़ीद 30,000 की। तो सर अब जनरल रिज़र्व से भी पैसा निकाल लिया, प्रीमियम से भी पैसा निकाल लिया, तो अब रिटेन अर्निंग बचा है, उसमें से आपको पैसा निकालना पड़ेगा। तो रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट कर दें। कितने से? कर लेते हैं पहले 40 प्लस 30, तो प्लस 30 और पूरा 30 ही इसमें से भी निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री बनानी पड़ी मुझे। कब? जब मेरे पास प्रीमियम में पैसा खत्म हुआ तो मैं चला गया किस पे? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में पैसा खत्म हुआ तो कहाँ चला गया? रिटेन अर्निंग। अब किसी का अगर ये सवाल आए कि सर रिटेन अर्निंग में भी पैसा खत्म हो जाए, तो बेटा इतना बोनस इश्यू फिर आप कर ही नहीं सकते। ठीक है? ये दिस इज द लिमिट। ये आपके पास लिमिट थी, ये लिमिट थी। ये लिमिट के ऊपर ही आप शेयर इशू कर सकते थे, इस लिमिट से ऊपर तो जा ही नहीं सकते थे, तो इससे ऊपर शेयर इशू होगा भी नहीं। तो ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बात सिखाई, या जो मैंने आपको यहाँ पे एंट्री बना के दिखाई, दिस इज कॉल्ड मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म। तो मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म के अंदर आप देख लें रेटिंग क्या है। नंबर 1, सबसे पहले पैसा कहां से निकाला? फर्स्ट शेयर प्रीमियम। नंबर 2 जनरल रिजर्व। फिर बाकी का पैसा कहां से निकाला? वो रिटेन्ड अर्निंग में से। और कौन सा रिजर्व है जिसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया? सर रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार तुम अपनी बिजनेस की इक्विटी बताओ कैसी है, तो तुम बोलोगे सर मेरी इक्विटी पहले 5 लाख की थी और अभी 1 लाख मैंने शेयर इशू करे, तो मेरी इक्विटी कितनी हो गई? 6 लाख की हो गई। कितने की हो गई? 6 लाख की। सर शेयर प्रीमियम में कोई पैसा नहीं बचा, लेकिन 15,000 रुपए पड़ा हुआ है मेरे पास किसके अंदर? रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। जनरल रिजर्व में भी सर कुछ नहीं बचा और रिटेन अर्निंग्स के अंदर भी कुछ नहीं बचा। और अगर मैं तुमसे बोलूं कि इन दोनों इक्विटीज का टोटल निकाल लो, तो ऊपर वाली जो इक्विटी है उसका टोटल, जो पहली वाली इक्विटी है उसका टोटल कितना बनता है? 5 लाख प्लस 40 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 30, तो ये कितना बन रहा है? 6,15,000। ये कितना बन रहा है? 6,15,000।
15,000 और आज भी बोनस इशू करने के बाद भी 6 लाख प्लस 15,000 कितना बन जाएगा? 6 लाख 15,000। आज भी तुम्हारी इक्विटी कितनी है? 6 लाख 15,000 रुपए की है। यानी कि बोनस इशू इज बेसिकली अ रिक्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व। दूसरी पॉकेट में से पैसा निकाल के किसी और पॉकेट में डाल लिया जाता है और इसको कहा जाता है बोनस इशू। सो दिस इज 100% बोनस इशू जो कि हर एक एस्पेक्ट को कवर करता है, हर एक टेक्निकल चीज को कवर करता है और हर सवाल जो आपके दिमाग में आने वाला था वो सारे सवालात के जवाब मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। एक क्विक रिवीजन करना लाजमी है क्योंकि आज की क्लास में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने नॉर्मल इशू से स्टार्ट किया था और नॉर्मल इशू के अंदर हम लोगों ने देखा था कि नॉर्मल इशू क्या था। नॉर्मल इशू कुछ भी नहीं था। नॉर्मल इशू एक आम पब्लिक को जब शेयर इशू किया जाता है तो क्या एंट्री बनती है? नॉर्मल पार वैल्यू पे करोगे तो ये एंट्री और अगर प्रीमियम पे करोगे तो ये एंट्री। फिर उसके बाद हम लोगों ने राइट इशू पढ़ा। राइट इशू क्या होता था? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किया जाता था और वो किसी ना किसी पॉलिसी के मुताबिक किया जाता था ताकि जो आपकी शेयर होल्डिंग्स हैं उसके ऊपर कोई फर्क ना आए, आपकी इक्विटी डाइल्यूट ना हो। तो वो पॉलिसी के थ्रू आप लोगों ने एंट्री बनाई और वो भी एंट्री नॉर्मल इशू वाली बनती थी। लेकिन जब आप बोनस इशू पे आए राइट इशू के बाद, ये हम लोगों ने एक और एग्जाम्पल कर ली थी राइट इशू को मजीद डेप्थ में समझने के लिए। उसके बाद जब हम बोनस इशू पे आए तो बोनस इशू के अंदर हम लोगों ने देखा कि एक फ्री इशू होता है और फ्री इशू के अंदर बैंक में पैसा नहीं आता, देयरफॉर हम अपने एग्जिस्टिंग रिजर्व्स को इस्तेमाल करते हैं इन शेयर्स को इशू करने के लिए और सबसे पहला जो रिजर्व इस्तेमाल होता है वो शेयर प्रीमियम होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यार ये जो मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म होती है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे प्रीमियम में पैसा खत्म हो जाए तो फिर तुम जनरल रिजर्व को इस्तेमाल करो और उसमें भी खत्म हो जाए तो फिर रिटेन अर्निंग को इस्तेमाल करो। तो यहां पे आके हम लोगों ने ये बोनस इशूज की एंट्रीज बनाई और उसके बाद फिर इसी को मजीद और टेक्निकल करके बिल्कुल मैक्सिमम पे जाके समझ लिया कि हाँ भाई ये इस तरीके से होगा। और यहाँ पे मैंने आपको ये इक्विटी का इनका चेंजेस भी दिखा देंगे, क्या चेंजेस आ रही हैं इनकी इक्विटीज के अंदर, बात समझे। लेकिन ओवरऑल इक्विटी में कोई फर्क नहीं आता बोनस इशू करने से, मैंने ये भी साथ साथ आपको बता दिया है। आई होप कि जो आज की क्लास थी दिस वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रिलेटेड टू कंपनी अकाउंट्स। ये जो मैंने आपको आज चीजें पढ़ाई हैं ये आपको बिल्कुल 100% परफेक्टली क्लियर होनी चाहिए। नोट्स खोलें, पढ़ें दोबारा से, जो मैंने एंट्रीज बताई हैं, जो मैंने सारी चीजें बताई हैं, मेरे लेक्चर को बार बार देखें और इस बात को समझ जाएं क्योंकि ये चीज अगर आपको समझ आ गई तो आपका कंपनी का मैक्सिमम मैक्सिमम पार्ट खत्म हो गया। आप कंपनीज के अंदर आपने कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ पास बस के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट था कंपनी का वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग अगली क्लास से पास पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे कंपनीज के इंशाल्लाह ताला। ये एक वन ऑफ द लेंदी टॉपिक था जो आपका खत्म हो गया। अब आपका कोई इतना खास कोई लेंदी टॉपिक पीछे बचता नहीं है। तो ये एक कंपनीज था, अब बस इसके पास बस की क्लासेस चलेंगी इंशाल्लाह ताला। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।